हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हार्डिंग गोड की एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, चिन्मू की मदद करने के लिए ग्रैंडपा डक भी वहां पे आ चुके थे, जो कि वहां पे चिन्मू को हैरान करते हुए अपने से ब्रश का इस्तेमाल करके वहां पे हेमली ट्रबुलेशन बना देते हैं। जिसके बाद यही से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ ग्रैंडपा डेफ उन सभी क्लाउड्स को कंट्रोल करते हुए यान किंगडम की आर्मी के ऊपर थंडर लाइटिंग करवाने लगे थे, जिसके चलते उनकी काफी सारी एयरशिप्स वहां पे तबाह हो जाती है। लेकिन मास्टर जियान भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो जल्दी से अपनी वाटर आर्मी को आदेश देते हुए कहता है, जल्दी से अपनी आइस एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी एयर आर्मी के ऊपर आइस शील्ड लगा दो। आपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वाटर आर्मी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडपा डेफ वहाँ पे एक बार फिर से अपने ब्रुश का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बड़े बड़े जायंट टोर्नेडोस बना देते हैं, जो कि वहाँ पे एक बार फिर से यान किंगडम की आर्मी को तबाह करने लगे थे। जो देखकर मास्टर जियान भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। ऊपर से वो बड़े बड़े टोर्नेडोस वहाँ पे उस आइस शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके चलते वहाँ पे एक ही झटके के साथ हजारों सोल्जर्स मौत के घाट उतर चुके थे। जो देखकर मास्टर गुली वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि मैं समझ गया, ये जरूर से डाशू कॉन्टिनेंट का ही कोई एक्सपर्ट कर रहा होगा। ये देखकर मास्टर जियान भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी आर्मी को आदेश देते हुए कहता है, जल्दी से व्हाइट टाइगर और फिनिक्स फ्लेम फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। मास्टर जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे दोनों फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करते हुए उन थंडर क्लाउड्स के साथ साथ उन जायंट टोर्नेडोस को भी खत्म कर देते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी के अंदर जैसे जूजी ये सारा मामला चाहकर जनरल किंग को बता देती है, जिस पे जनरल किंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए सिटी लॉर्ड से कहता है कि आपने तो हमसे कहा था कि रास्ता साफ है, हम लोग अपनी आर्मी को यहाँ पे ला सकते हैं, तो फिर आखिर अब ये सब क्या है। मुझे तो लगता है कि ये डेमोनिक कल्ट के लीडर की बीवी का काम होगा। लेकिन सिटी लॉर्ड वहाँ पे अपने दी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर को एक्टिवेट करते हुए उन्हें वहाँ पे यकीन दिलाता है कि वो डेमोनिक कल्ट के लीडर की बीवी को मार चुका है। और सिटी लॉर्ड वहाँ पे उसके सामने झुकते हुए दिखावा कर रहा था कि वो पूरी तरह से यान किंगडम के साथ है। और सिटी लॉर्ड वहाँ पे इसी तरह से नाटक करते हुए जनरल किंग को बोतल में उतार चुका था। उसे वहाँ पे सिटी लॉर्ड की बातों के ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो चुका था। ऊपर से सिटी लॉर्ड जनरल किंग को वहाँ पे ये भी यकीन दिला देता है कि ये काम जिस किसी का भी है उसके बारे में सिटी लॉर्ड को कुछ भी नहीं पता। हालांकि जनरल किंग तो वहाँ पे सिटी लॉर्ड की बातों में आ चुका था, लेकिन फिर से जूजी को अब धीरे धीरे सिटी लॉर्ड के ऊपर थोड़ा शक होने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंडपा बुचर को देखते हैं, जो कि खुद पर्सनली वहाँ पे नेशन मास्टर का स्वागत करने के लिए पहुंच चुके थे। और उसके साथ ही उन लोगों ने वहाँ पे अपना प्लान बी भी स्टार्ट कर दिया था। इस प्लान बी के मुताबिक अल्केमी ग्रैंडपा अपने पॉइजन के इस्तेमाल करते हुए सभी सोल्जर्स को वहाँ पे बेहोश कर चुके थे, जिस बात का फायदा उठाकर चिन्मू के सभी ग्रैंडपास पूरी ड्रैगन सिटी में फैलते हुए उसे अपने कंट्रोल में ले चुके थे। इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रैंडपा बुचर वहाँ पे अपने ब्लेड इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने ब्लेड स्लैशेस को उन ड्रैगन पिलर्स के अंदर डाल देते हैं। जो देखकर चिन्मू वहाँ पे हैरान होकर अपने ग्रैंडपा से सवाल करते हुए पूछता है, ग्रैंडपा आखिर अब ये क्या कर रहे हैं। जिस पे ग्रैंडपा बुचर वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे बताते हैं, यान किंगडम की आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। मान लो अगर हम लोग उन्हें यहाँ पे नहीं रोक पाते तो मैं इन ड्रैगन पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और उसके बाद क्या होगा ये तो तुम्हें पता ही होगा। असल में वहाँ पे धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था, और अगर ग्रैंडपा बुचर अंधेरा होने के बाद उन ड्रैगन पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर देते तो यान किंगडम की आर्मी के बच पाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अपने इस प्लान के मुताबिक वो लोग सिटी के आम लोगों को स्टार स्टोन टेम्पल के अंदर पहुंचा चुके थे, ताकि वो सभी लोग उस अंधेरे में महफूज रह सकें। जबकि बाहर की आर्मी को रोकने की जिम्मेदारी अभी तक भी ग्रैंडपा डेफ के ऊपर ही थी, जिसके चलते ग्रैंडपा डेफ भी अपने खून का इस्तेमाल करते हुए एक पेंटिंग बनाते हैं। वो पेंटिंग इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसे बनाते हुए खुद ग्रैंडपा डेफ की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। और जैसे ही वो पेंटिंग वहाँ पे बनकर कंप्लीट होती है तो वहाँ पे हेल गेट ओपन होने लगा था, और हेल गेट से निकलने वाले खतरनाक स्पिरिट्स को देखकर तो वहाँ पे मास्टर जियान के साथ साथ उसकी सारी आर्मी का ही हौसला टूट चुका था। जबकि उस हेल पेंटिंग को देखकर नेशन मास्टर वहाँ पे समझ चुका था कि वो ही हेल पेंटिंग है, जिसके बारे में वो बचपन से कहानियां सुनते हुए आ रहा था। इस हेल पेंटिंग को सिर्फ वही बना सकता था जो कि उतनी ज्यादा तकलीफ और दर्द बर्दाश्त कर सके। और अभी के लिए इस दुनिया में इस पेंटिंग को बनाने वाला सिर्फ एक ही पर्सन था, जो कि कभी टियान टू किंगडम का क्राउन प्रिंस हुआ करता था। क्राउन प्रिंस के बारे में फेमस था कि जब भी वो पेंटिंग बनाता वो पूरी तरह से अपनी पेंटिंग में खो जाया करता था। इसी तरह एक दिन उसके टियान टू किंगडम के ऊपर हमला हो गया, लेकिन उसे होश वहाँ पे तब जाके आया जब उसकी पेंटिंग के ऊपर खून आके गिरा। और होश में आने के बाद जब उसने अपने टियान टू किंगडम को देखा तो उसका टियान टू किंगडम उस हमले में पूरी तरह से हार चुका था। ऊपर से उनके टियान टू किंगडम के ऊपर हमला करने वाला वुल्फ किंगडम इतना ज्यादा क्रूअल था कि उन्होंने वहाँ पे बूढ़ों और बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा था। इवन इस खतरनाक हमले में उसकी बीवी और उसका बच्चा भी मारा गया था। साथ ही साथ क्वीन और एम्परर के सर को तो वहाँ पे सरेआम लटका दिया गया था। अपने लोगों की ऐसी भयानक हालत देख कर क्राउन प्रिंस वहाँ पे खुद को संभाल नहीं पाता, और वो इस सब का जिम्मेदार खुद को समझने लगा। इवन उसका गुस्सा अपने ऊपर इतना ज्यादा था कि वो अपने कान खुद ही काट देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने कान होने के बावजूद भी कुछ नहीं सुन सका, तो फिर आखिर इन कानों का क्या ही फायदा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय पहली बार क्राउन प्रिंस ने अपनों के खून का इस्तेमाल करते हुए हेल पेंटिंग को बनाया था, जिसने पूरे के पूरे टियान टू किंगडम को अपने अंदर संभाल लिया था। अब टियान टू किंगडम के अंदर वुल्फ किंगडम की आर्मी भी मौजूद थी, वो भी वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाती, और टियान टू किंगडम के साथ साथ वो भी हेल गेट के अंदर समा जाती है। और ये आखिरी बात था जब क्राउन प्रिंस को देखा गया था। उसके बाद से
से लेकर आज तक क्राउन प्रिंस को कभी भी किसी ने भी नहीं देखा। और अब तक की स्टोरी से आप लोगों को अंदाजा हो ही क्या होगा कि टियानडू किंगडम का क्राउन प्रिंस कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा डेफ थे। अब ये सब याद करके नेशन मास्टर भी परेशान होते हुए कहता है, मैं तो इस पेंटिंग मास्टर को अपनी एकेडमी में हायर करना चाहता था, लेकिन ये तो हमारे दुश्मनों में से एक निकला। खैर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि जैसे वो हेल्प पेंटिंग वहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो यार्ड किंगडम की आर्मी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ खत्म होने लगती है। इवन मास्टर जियान या फिर कोई और चाहकर भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा था। सिर्फ एक ही मिनट के अंदर अंदर यार्ड किंगडम के मिलियन सोल्जर्स मारे जा चुके थे। लेकिन तभी नेशन मास्टर अपनी गोल्डन ईगल की मदद से मास्टर जियान तक एक पैगाम पहुंचवाता है जिसमें उस हेल्प पेंटिंग से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद था। ये देखकर मास्टर जियान वहाँ पे और ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे 4 सिंबल फॉर्मेशन बनवा देता है, जिसमें थी व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन, फिनिक्स फायर फॉर्मेशन, जुआन वू टर्टल फॉर्मेशन और आखिर में अज़ूर ड्रैगन फॉर्मेशन भी शामिल थी। इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए मास्टर जियान वहाँ पे अपने हजारों लाखों सोल्जर्स की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बाद वो सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए मास्टर जियान को देने लगे थे, जिसे देखकर गाँव के मुखिया को भी वहाँ पे पता चल गया था कि ये प्लान किसी और का नहीं, जरूर से नेशन मास्टर का ही होगा। तभी मास्टर जियान वहाँ पे सारी एनर्जी को अपनी सोर्ड में इकट्ठा करते हुए उस हेल्प पेंटिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जिसके चलते उस हेल्प पेंटिंग के बीचों बीच वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता ओपन हो गया था, जिसे देखकर सभी डिसेबल ग्रैंडपास वहाँ पे परेशान होने की बजाय उल्टा वहाँ पे एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। इवन ग्रैंडपा बुचर की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो उन सभी लोगों को अपनी नाइफ से काटना चाहते थे। उनकी खुशी का एक और रीजन भी था, नेशन मास्टर भी गाँव के मुखिया की तरह दुनिया का सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन माना चाहता था, तो इसलिए ग्रैंडपा बुचर वहाँ पे उन दोनों की फाइट देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। तभी गाँव के मुखिया ग्रैंडपा डेफ को पीछे आने के लिए कह देते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा डेफ अब अपना काम पूरा कर चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ मास्टर गुली ये सारी बात चाहकर नेशन मास्टर को बता देता है और साथ ही साथ उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर आपने उस बैटल के अंदर हिस्सा क्यों नहीं लिया, जिसपे नेशन मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है क्योंकि मेरी स्वॉर्डमैनशिप उसी पेंटिंग वाले मास्टर से ही एडमायर है, तो भला उसके सामने मैं अपनी स्वॉर्ड को बाहर कैसे निकाल सकता था। मैंने उसकी एक पेंटिंग देखी थी जिसमें एक पर्सन अपने हाथ में एक स्वॉर्ड लिए हुए था। उसकी स्वॉर्ड ऐसे ग्लो कर रही थी कि जैसे उसमें इतनी ज्यादा पावर हो कि वो अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ लाखों लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। न जाने वो पेंटिंग वाला बंदा कौन होगा, मैं आज तक उसके बारे में पता नहीं लगा पाया। गाइस मैं आपको बता दूं कि वो पेंटिंग वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि गांव के मुखिया ही थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां जनरल किंग तो सिटी लॉर्ड के ऊपर पूरी तरह से यकीन कर बैठा था और वो उसे वहां पे अपनी सीक्रेट आर्मी के बारे में भी बता देता है। असल में 3 लाख की एक और बहुत बड़ी आर्मी ड्रैगन सिटी में आ रही थी ताकि वो उन मरे हुए लोगों की जगह ले सके जिन्हें ग्रैंडपा डेफ ने मौत के घाट उतारा था, और अपनी सीक्रेट आर्मी की रक्षा की जिम्मेदारी वो जनरल किंग सिटी लॉर्ड के ऊपर ही सौंप चुका था। अब बताओ वो बेवकूफ जनरल किंग भेड़िए को भेड़ की रक्षा करने के लिए कह रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंधेरा होने से पहले ही यान किंगडम की वो बड़ी आर्मी सिटी गेट तक पहुंच चुकी थी। हालांकि वहाँ पे धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा था, लेकिन उसी अंधेरे के बीच में उन्हें वहाँ पे एक रोशनी भी दिखाई देती है, जिसके बारे में तो किसी भी ग्रैंडपा को वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। असल में वो एक स्टोन शिप थी, जिसे देखकर अल्केमी ग्रैंडपा वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो लेजेंडरी कहानियां सच थी, ये शिप वाकई में ही एग्जिस्ट करती है। जबकि चिन्मू को तो वहाँ पे उस स्टोन शिप के हाथ पांव भी दिखाई दे रहे थे, जो कि सूरज जैसी किसी चीज को अपने साथ खींच कर ला रहा था। इस वजह से यान किंगडम की आर्मी एक बार फिर से बिखरना शुरू हो चुकी थी, जो देखकर चिन्मू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सनशिप है किसकी, जो कि यान किंगडम के सोल्जर्स को भगाने में हमारी मदद कर रही है। और जैसे जैसे वो स्टोन शिप वहाँ पे करीब आ रही थी, तब जाकर हमें जानने को मिलता है कि उसे बड़े बड़े जेंट्स अपने ऊपर उठा कर ला रहे थे, जिसके टोटल 24 से भी ज्यादा पैर थे। इसी बीच ग्रैंडपा म्यूट वहाँ पे उन सभी को इशारों से समझाते हुए कहते हैं, इस स्टोन शिप के पीछे जो सूरज मौजूद है वो कोई असली सूरज नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही ज्यादा कीमती टायर माना जाता है, जो कि डार्कनेस को दूर करने में काम आता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि उस सनशिप ने तो वहाँ पे यान किंगडम की आर्मी का बहुत ज्यादा बुरा हाल कर दिया था, जो देखकर मास्टर जियान भी वहाँ पे घबराकर अपनी आर्मी को पीछे हटने के लिए कहने लगा था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर गुली भी उस सनशिप को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो परेशान होते ही वहाँ पे कहने लगा था, अब हम आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि इस सनशिप के सामने तो हम सभी लोग तो बस कीड़े मकोड़ों के बराबर दिखाई दे रहे हैं। जबकि नेशन मास्टर का तो कहना था कि अभी तक भी उस सनशिप के ऊपर एक एंशिएंट गोट मौजूद है। नेशन मास्टर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा बुरी तरह से घबरा चुके थे। जबकि नेशन मास्टर वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए मास्टर गुली से कहते हैं, इसका मतलब है कि डाशू कॉन्टिनेंट में अभी भी गोट्स रहते हैं। इसका मतलब है कि अभी भी हमारी यान किंगडम के ऊपर डिवाइन डिग्री लागू होती है, जिसके चलते हम लोग डाशू कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला नहीं कर सकते। मास्टर गुली हमारी आर्मी को वापस चलने का संदेश दीजिए, और हाँ साथ ही साथ सभी लोगों तक मेरा ये ऑर्डर भी पहुंचा दो कि अगले 50 सालों तक डाशू कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा। हालांकि नेशन मास्टर के इस फैसले से वहाँ पे खुश तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो नेशन मास्टर को कुछ कह भी नहीं सकते थे, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे खामोश ही रहते हैं। जो देखकर नेशन मास्टर भी वहाँ पे उनकी नाराजगी को समझते हुए उनसे कहते हैं, चिंता मत करो, सिर्फ 50 साल और तब तक ये सनशिप वाला गार्डियन गोट मारा जाएगा, जिसके बाद हम लोग डाशू कॉन्टिनेंट के ऊपर आसानी से कब्जा कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम लोग इस सन गोट के होते हुए डाशू कॉन्टिनेंट के साथ टकराते हैं तो
उसमें हमारे यान किंगडम का ही नुकसान होगा। अब नेशन मास्टर के इस फैसले के साथ ही यान किंगडम की आर्मी रिट्रीट करते हुए वहाँ से वापस जाने लगी थी। वहीं यान किंगडम की आर्मी को वापस जाते हुए देखकर गांव के मुखिया कहते हैं, ओ तो नेशन मास्टर अपनी हार मान चुका है बुचर, अब मेरे ख्याल से तुम्हें इन ड्रैगन पिलर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने ब्लेडिंग टेंट को वापस ले लो। जबकि इस जंग को इस तरह से खत्म होते हुए देखकर तो ग्रैंडपा बुचर बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके शैतानी दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और वो गांव के मुखिया और अपने बाकी सभी साथियों से कहता है, क्यों ना हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे इन गोट्स के साथ ही हमला कर दें, देखें तो सही कि आखिर ये एंशिएंट गोट्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। ग्रैंडपा बुचर की ये बात सुनकर तो ग्रैंडपा ज़िया और ग्रैंडपा म्यूट उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हुए कहते हैं, बेवकूफ मत बनो, अगर तुमने उनके साथ टकराने की कोशिश की तो तुम्हारी बची हुई आधी बॉडी भी खत्म हो जाएगी। जबकि ग्रैंडपा बुचर तो वहाँ पे बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं मुझे छोड़ो, आज मैं उन गोट्स को उनकी औकात दिखा के रहूंगा। लेकिन बाकी के दोनों ग्रैंडपास वहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से उस गार्डियन गोट की नजर वहाँ पे चिनमू के जेट पैनेट के ऊपर चली जाती है, जो कि सूरज जैसे दिखने वाले आर्टिफैक्ट की वजह से वहाँ पे ग्लो कर रहा था। जो देखकर गार्डियन गोट वहाँ पे चिनमू के सामने आते हुए उससे कहती है, तुम्हारा ये जेट पैनेट काफी ज्यादा कमाल का है। वहीं एक गार्डियन गोट को खुद अपने सामने आते हुए देखकर चिनमू भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये कितना ज्यादा लंबा है और तुम मेरे जेट पैनेट के बारे में बात कर रही थी, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हो। चिनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो गार्डियन गोट चिनमू को ऊपर शिप में आने के लिए कहती है, जहाँ चिनमू भी उसकी बात मानते हुए शिप के ऊपर चला गया था। जो देखकर ग्रैंडपा बुचर वहाँ पे एक बार फिर से गुस्सा होते हुए कहते हैं, इनकी इतनी हिम्मत, मुझे लगता है ये गोट्स हमारे साथ फाइट करना चाहते हैं, चलो आ जाओ, मैं तुम सभी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन गाँव के मुखिया उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं कि चुप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चिनमू को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, वो बस उसे कुछ बात करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब चिनमू वहाँ पे शिप के ऊपर पहुँचता है तो वो देखता है कि गार्डियन गोट ने वहाँ पे दो बड़े बड़े पिलर्स को पकड़ रखा था, जिन्हें वो जैसे ही वहाँ पे छोड़ती है तो वो चिनमू की एज की एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसका मतलब था कि इन दोनों पिलर्स की मदद से ही उसे वहाँ पे गार्डियन गोट की ताकत मिल पा रही थी। वहीं वो लड़की काफी ज्यादा थकी हुई दिखाई दे रही थी, जो कि चिनमू को देखते हुए उसे वहाँ पे अपनी तरफ आने के लिए इशारा करती है। जो देखकर चिनमू भी वहाँ पे उन सभी जेंट्स के बीच में से होता हुआ उस लड़की के पास जाने लगा था। वहीं चिनमू सीधा वहाँ पे उस लड़की के पास जाकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि कौन हो आखिर तुम लोग, क्या तुम सभी लोग वाकई गोट्स हो। जिसपे वो क्यूट सी लड़की उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं कोई गोट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब मैं खुद को अपनी शिप के साथ जोड़ लेती हूँ तो तब मेरे अंदर गोट की ताकत जरूर आ जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले तुमने मेरा जो गोडली रूप देखा था वो भी इस सनशिप की ही पावर का नतीजा था। हमारा काम है डाशु कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद फैली हुई बुराई को रोकने का। उस लड़की की ये बात सुनकर चिनमू उससे कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम मेरे जेट पैनेट के बारे में कुछ कह रही थी। जिसपे वो लड़की वहाँ पे उसे जवाब देती हुई कहती है, हाँ वाकई तुम्हारा जेट पैनेट काफी ज्यादा अजीब है, ये ना तो डिवाइन मंत्र से बना हुआ है और ना ही डिमोनिक मंत्र से, जिसका मतलब है कि जरूर से ये जेट पैनेट नो वोरिस लैंड से बिलोंग करता होगा। नो वोरिस लैंड के अंदर एक केयर फ्री नाम का विलेज है, वही लोग ही बस ऐसे जेट पैनेट्स बना सकते हैं। उस लड़की की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि चिनमू वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब है कि जरूर से मेरे माता पिता भी केयर फ्री गांव से ही बिलोंग करते होंगे। अब ये सोचकर चिनमू जल्दी से वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ये केयर फ्री गाँव है कहाँ। जिसपे वो लड़की भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, केयर फ्री गाँव को डाशु कॉन्टिनेंट के रात के अंधेरे में ही ढूंढा जा सकता है, लेकिन पिछले कई 100 सालों से हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाए। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चिनमू उससे अगला सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग केयर फ्री गाँव को क्यों ढूंढ रहे हो। जिसपे वो लड़की उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि हमारे सनशिप को बनाने वाला पर्सन भी केयर फ्री गाँव के अंदर चला गया और अब क्योंकि हमारा ये सन आर्टिफैक्ट धीरे धीरे बुझ रहा है तो हमें दोबारा उसकी जरूरत है, क्योंकि इस सन आर्टिफैक्ट को जलाए रखने के लिए मुझे अपनी लाइफ पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी, बिल्कुल अपने फादर की तरह। वो भी इस सन आर्टिफैक्ट को जलाए रखने के लिए अपनी सोल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और एक दिन उनकी लाइफ पावर पूरी तरह से खत्म हो गई, जिसके साथ ही उनका हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। उस लड़की की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि चिनमू का वाकई वहाँ पे उसके लिए बुरा लगने लगा था। वो लड़की जिसका नाम यानचिंग था, चिनमू उससे वहाँ पे अगला सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग आखिर इस सूरज को जलाते ही क्यों हो, जो कि धीरे धीरे करके तुम्हारी जान ले रहा है। जिसपे यानचिंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, क्योंकि डाशु कॉन्टिनेंट को दुनिया की नजरों से बचाने और डाशु कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद बुराई को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए मजबूरन हम लोगों को इसे जलाना ही पड़ता है। यानचिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चिनमू भी वहाँ पे उदास होते हुए उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर मुझे किसी दिन केयर फ्री गाँव में जाने का मौका मिला तो मैं उस गोट से तुम्हारी परेशानी के बारे में जरूर से बात करूंगा। चिनमू की ये बात सुनकर तो बेचारी यानचिंग भी वहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे की तरह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी यानचिंग का ग्रैंडपा वहाँ पे उसके पास आते हुए उससे कहता है, चलो अंधेरा हो रहा है, अब हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। हालांकि उसने ये सारी बात अपनी ही लैंग्वेज में बोली थी, लेकिन यानचिंग चिनमू को ये सब बताते हुए कहती है, अब हम लोगों को डाशु कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद उस अंधेरे से लड़ने के लिए जाना होगा, लेकिन हाँ अगर तुम दोबारा मुझसे कभी मिलना
चाहो तो तुम सी ऑफ स्टार्स के अंदर आ जाना, वहाँ पे सनबल के पास ही तुम्हें हमारी सनशिप दिखाई देगी। और ये कहकर यांचिंग दोबारा वहाँ पे अपने गार्डियन गॉड वाले रूप में आ जाती है। लेकिन चिन्मू के वहाँ से जाने से पहले पहले यांचिंग का ग्रैंडपा भी वहाँ पे उदास होते हुए उससे कुछ कहता है, जिसे अभी के लिए चिन्मू समझ तो नहीं पाया था, लेकिन उसे वहाँ पे इतना एहसास हो चुका था कि यांचिंग के ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा तकलीफ में है। खैर उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखकर चिन्मू अपने गाँव के मुखिया से सवाल करते हुए पूछता है, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, अगर गॉड हमारे दाशु कॉर्डिनेट को छोड़कर जा ही चुके हैं तो वो लोग हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी सन गार्डियन के ऊपर छोड़कर क्यों गए हैं। जिसपे गांव के मुखिया चिन्मू को वहां पे जवाब देते हुए बताते हैं, जिस तरह हर एक इंसान बुरा नहीं होता वैसे ही हर एक गॉड भी बुरा नहीं होता। और ये कहकर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन चिन्मू वहीं पे रुकते हुए ड्रैगन पिलर के ऊपर जाके बैठ गया था। हालांकि चिन्मू को वहाँ पे बैठे हुए कुछ घंटे गुजर चुके थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर केयरफ्री गाँव का दरवाजा सिर्फ रात के अंधेरे में ही ओपन क्यों होता है और दाशु कॉन्टिनेंट के अंदर वो दरवाजा होगा कहाँ पे। पर अभी चिन्मू वहाँ पे बैठा हुआ ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे डार्कनेस से किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे चिन्मू से मदद मांगते हुए कह रही थी, चिन्मू मेरे बच्चे मुझे बचाने के लिए आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उस आवाज को सुनकर हम देखते हैं कि चिन्मू भी वहाँ पे हिप्नोटाइज होता हुआ डार्कनेस की तरफ आगे बढ़ने लगा था, पर वो वहाँ पे पूरी तरह से डार्कनेस में गिर पाता। उससे पहले ग्रैंड माशिया वहाँ पे पीछे से आती हुई चिन्मू को बचा लेती है, जिसके साथ ही चिन्मू वहाँ पे होश में आ गया था। जहाँ वो होश में आते ही ग्रैंड माशिया को बताता है कि मैंने इस डार्कनेस के अंदर किसी औरत की छवि देखी थी, जो कि मुझे लगता है कि केयरफ्री गांव से ही बिलोंग करती होगी। चिन्मू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड माशिया उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जो कि आज से 14 साल पहले दाशु कॉन्टिनेंट के अंधेरे से तुम्हारी हिफाजत करते हुए तुम्हें हम तक पहुँचाया था। पर उस समय मैंने खुद इस औरत को अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, जो कि अब जरूर से उस डार्कनेस की वजह से दोबारा जिंदा हो गई होगी। इसलिए तुम कभी भी उसकी बातों में मत आना। पर अगर तुम इस डार्कनेस के बारे में और ज्यादा कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें गाँव के मुखिया से मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस डार्कनेस के अंदर जा चुके हैं। अब ग्रैंड माशिया की ये बात सुनकर चिन्मू सीधा वहाँ पे गाँव के मुखिया के पास चला गया था, जहाँ गाँव के मुखिया भी उसे सारी कहानी बताते हुए कहते हैं, आज से लगभग 400 साल पहले मैं इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था कि मैं मरने के लिए उस अंधेरे के अंदर चला गया। लेकिन जैसे जैसे मैं उस अंधेरे के अंदर जा रहा था, मुझे वहाँ पे काफी सारी अलग अलग लेयर्स दिखाई दी। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि उनमें से हर एक लेयर के अंदर एक अलग ही दुनिया मौजूद है। तभी मुझे वहाँ पे कुछ अजीब से डीमंस की शैडोज दिखाई दी, जो कि मुझे अपनी तरफ बुलाने लगे। लेकिन तभी मुझे याद आई अपने साथियों की, इसलिए मैं मरने का फैसला वहीं पे छोड़कर वहाँ से वापस आ गया। तब से मैं उस अंधेरी जगह को डार्क रियलम कहकर बुलाता हूँ और अपनी इस दुनिया को ब्राइट रियलम कहकर बुलाता हूँ, क्योंकि दिन में यहाँ पे हम लोग बसते हैं तो रात को यहाँ पे डीमंस का बसेरा होता है। और हाँ चिन्मू, सन गार्डियन के मुताबिक तुम्हारा केयरफ्री गाँव भी तुम्हें डार्क रियलम के अंदर ही मिलेगा। अब ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि चिन्मू के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि अगर मेरा केयरफ्री गाँव डार्क रियलम के अंदर मौजूद है तो क्या इसका मतलब है कि मेरे अपने डीमंस होंगे। इस हिसाब से तो मैं खुद भी एक डीमन हुआ। और ये सब सोचते हुए चिन्मू वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। तभी गाँव के मुखिया वहाँ पे चिन्मू से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डार्क रियलम में लेकर जाऊंगा ताकि तुम वहाँ पे अपने केयरफ्री गाँव को ढूंढ सको। गाँव के मुखिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सभी लोगों ने वहाँ पे रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन गाँव के मुखिया उन्हें वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं कि तुम सभी लोग चिंता मत करो, मैं चिन्मू के साथ साथ अपना भी ख्याल रखूंगा। और क्योंकि ये गाँव के मुखिया का फैसला था तो इसलिए कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा पाता। खैर उसके बाद हमें वहाँ पे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूजी चिन्मू से मिलते हुए उसे अपने साथ यान किंगडम में चलने की ऑफर करती है। लेकिन चिन्मू उसे मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे यान किंगडम में जरूर आऊंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि मुझे अपने सभी ग्रैंड पास के टेस्ट को भी पास करना है। जब तक मैं उन सभी के टेस्ट को पास नहीं कर लेता मैं दाशु कॉन्टिनेंट को छोड़कर नहीं जा सकता। और वैसे भी अभी मुझे डार्क रियलम के अंदर अपने केयरफ्री गाँव को भी ढूंढना है। चिन्मू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि प्रिंस जूजी वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ी होते हुए उससे कहती है, ओके ठीक है, मैं यान किंगडम की सेंट्रल सिटी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन तभी अचानक से चिन्मू को वहाँ पे ग्रैंड पास जिया का दिया हुआ पाउच याद आता है, जिसके अंदर से बिल्कुल प्रिंस जूजी की तरह ही खुशबू आ रही थी। उस पाउच को बाहर निकाल कर चिन्मू अपने दिमाग के घोले दौड़ाते हुए उससे कहता है, रुको रुको एक मिनट, तो क्या इसका मतलब है कि तुम ही सहमत प्रिंस हो? जिस पे प्रिंस जूजी भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब बताओ क्या अभी मैं तुम्हें गोलू मोलू सी दिखाई दे रही हूँ? प्रिंस जूजी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा चिन्मू वहाँ पे थोड़ा शर्मिंदा हो गया था, लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ पे हंसते हुए प्रिंस जूजी से कहता है, लेकिन अगर तुम एक बार फिर से उसी रूप पे मेरे सामने आती हो तो मैं तुम्हें दोबारा गोलू मोलू मोटू ही कहूंगा। चिन्मू की ये बात सुनकर प्रिंस जूजी वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपना मुंह बना लेती है। तभी चिन्मू वहाँ पे अपने पास एक बड़ा हैमर बाहर निकाल कर प्रिंस जूजी को देते हुए कहता है, ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। अब ये देखकर तो आसपास खड़े हुए सभी लोग वहाँ पे अपना सारी पकड़ लेते हैं। वो सभी लोग कहते हैं ये लड़का कितना ज्यादा बेवकूफ है जो लड़की को एक हैमर तोहफे में दे रहा है। लेकिन प्रिंस जूजी वहाँ पे उसके तोहफे को एक्सेप्ट करते हुए कहती है, चलो कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। खैर उसके बाद प्रिंस जूजी वहाँ पे चिन्मू को अलविदा करते हुए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जनरल किन वहाँ से जाने से पहले पहले चिन्मू के पास आकर वहाँ
वहाँ पे उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए उसके ऊपर हंसने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास घूम रहे डेमोनिक कल्ट के लोगों को वहाँ पे जनरल किंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इवन वो सभी लोग वहाँ पे जनरल किंग के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो चुके थे। इवन डेमोनिक कल्ट की वो कुकिंग हॉल मास्टर तो वहाँ पे जनरल किंग को पीछे हटाते हुए टेबल को साफ करने लगी थी, जिससे जनरल किंग को वहाँ पे अंदाजा हो चुका था कि जरूर से यहाँ पे दाल में कुछ काला है। लेकिन फिर भी जनरल किंग वहाँ पे चिन्मू को धमकी देते हुए कहता है कि तुम कभी भी हमारे लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये कहकर जनरल किंग जैसे वहाँ से जाने के लिए वापस पलटता है तो डेमोनिक कल्ट के 2 हॉल मास्टर्स वहाँ पे उसके रास्ते में आते हुए उसका रास्ता रोक लेते हैं, जो देखकर चिन्मू वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से जनरल किंग के पास आते हुए उससे कहता है कि ड्रैगन सिटी आपके लिए सुरक्षित नहीं है, चलिए मैं आपको वहीं तक छोड़ देता हूँ। चिन्मू को वहाँ पे आते हुए देख कर वो दोनों ही हॉल मास्टर्स उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहते हैं यंग मास्टर, लेकिन चिन्मू वहाँ पे चुपचाप आगे बढ़ जाता है, जहाँ जनरल किंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगा था। और चिन्मू जहाँ जहाँ से गुजर रहा था हर कोई वहाँ पे चिन्मू को यंग मास्टर कहते हुए ग्रीट कर रहा था, जो देखकर तो बेचारा जनरल किंग अब खुद को वहाँ पे चिन्मू के सामने बहुत ही ज्यादा छोटा महसूस कर रहा था। जबकि चिन्मू वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए जनरल किंग को वहाँ पे सिटी गेट तक छोड़ देता है। लेकिन जब वो पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे चिन्मू को लेने के लिए खुद सिटी लौट आया हुआ था, जो कि बेचारे जनरल किंग के लिए एक और बहुत बड़ा झटका था। वो जनरल किंग ड्रैगन सिटी से बाहर की तरफ जाते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि अब ये ड्रैगन सिटी नहीं रही, वो लड़का इस सिटी का नया लॉर्ड बन चुका है और मैं अब तक जिसे ड्रैगन सिटी का लॉर्ड समझ रहा था वो असली सिटी लॉर्ड था ही नहीं। ये सब कुछ सोचकर ही बेचारे जनरल किंग को वहाँ पे पसीने आने लगे थे। उसे वहाँ पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला गया। और ये सब सोचकर बेचारा जनरल किंग वहाँ पे अब और भी तेजी से वहाँ से भागकर जाने लगा था। जबकि पीछे की तरफ हम चिन्मू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपने गॉड आइस का इस्तेमाल करते हुए उन ड्रैगन पिलर्स को ही देख रहा था, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, इनकी विटैलिटी का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी कल्टीवेशन पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और ये कहकर चिन्मू वहीं पे बैठकर अपनी प्रैक्टिस करने लगा था। वो डार्क रियलम में जाने से पहले खुद को पूरी तरह से तैयार करना चाहता था। इसी बीच डेमोनिक कल्ट के 2 मैसेंजर से डेमोनिक कल्ट के लीडर का पैगाम लेकर चिन्मू के पास आते हैं, जिसमें डेमोनिक कल्ट के लीडर ने जाहिर किया था कि अब बस उनके पास सिर्फ 7 साल ही बचे हैं और मरने से पहले वो एक बार चिन्मू से मिलना चाहते थे। अभी के लिए वो यहाँ टोंग कंट्री में मौजूद थे और वहीं पे वो चिन्मू से मिलना चाहते थे। उस लेटर को पढ़ के चिन्मू भी वहाँ पे थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो उन दोनों मैसेंजर से कहता है, सेक्ट मास्टर से कहना कि डार्क रियलम से वापस आने के बाद मैं सीधा उनसे ही मिलने के लिए आऊंगा। इसी बीच स्पीडी ग्रैंडपा वहाँ पे चिन्मू के पास आते हुए उससे कहते हैं, चलो तुम्हें गांव के मुखिया बुला रहे हैं। और ये कहते हुए स्पीडी ग्रैंडपा वहाँ पे चिन्मू को लेकर बाकी सभी के पास आ जाते हैं, जहाँ पे गांव के मुखिया ग्रैंड माशिया से कहते हैं, चिन्मू की रक्षा के लिए तुम अपना दी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर थोड़ी समय के लिए चिन्मू को दे दो। गाँव के मुखिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपना दी ग्रेट डीमन स्क्रिप्चर चिन्मू की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जो कि कुछ पैटर्न्स के रूप में चिन्मू की बॉडी के साथ मैच हो चुका था। और ऐसा होते ही चिन्मू को अपनी बॉडी के अंदर एक अलग ही पावर का एहसास होने लगा था, जो देखकर गांव के मुखिया वहां पे ग्रैंडपा स्पीडी से कहते हैं, चलो अब तुम्हारी बारी। गांव के मुखिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा स्पीडी वहां पे आगे बढ़कर अपना इंपीरियल जेट टोकन वहां पे चिन्मू को दे देते हैं। जिसके बाद बारी आती है अल्केमी ग्रैंडपा की, जो कि ग्रैंडपा डेफ के साथ मिलकर एक पेंटिंग को क्रिएट करते हुए उसे चिन्मू की बॉडी के साथ मर्ज कर देते हैं। आगे चलकर ये सारी पेंटिंग्स चिन्मू के काफी ज्यादा काम आने वाली थी। फिर उसके बाद बारी आती है ग्रैंडपा मोंग की, जो कि वहां पे अपनी धर्मा बॉडी को एक्टिवेट करते हुए चिन्मू को हेमली ब्लेसिंग्स देने लगे थे। जिसके बाद गांव के मुखिया वहां पे ग्रैंडपा बुचर और ग्रैंडपा ब्लैक स्मिथ को आदेश देते हुए कहते हैं, तुम दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंबाइन करते हुए उसे चिन्मू की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करो। गांव के मुखिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों ग्रैंडपा वहां पे ऐसा ही करते हैं, जहां उन दोनों की एनर्जी एक फिनिश का रूप लेते हुए सीधे चिन्मू की बॉडी के अंदर चली जाती है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि चिन्मू का एम्प्रियो वहां पे और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा था। और देखते ही देखते चिन्मू को अपने सोल सीरियलम के अंदर एक फर्नेस दिखाई देने लगा था। पर अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अचानक से ग्रैंडपा ज़िया वहां पे अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए चिन्मू के फोरहेड के ऊपर हिट करते हैं। और ऐसा होते ही वो फर्नेस वहां पे एक्टिवेट हो गया था। और ऐसा होते ही चिन्मू की गॉड आइज वहां पे वुल्फ हो जाती है, जिसके चलते अब चिन्मू के पास 9 हेवन गॉड आइज आ चुकी थी, जो कि 9 अलग अलग लेयर्स में दिखाई दे रही थी। अपनी इस गॉड आइज का इस्तेमाल करते हुए चिन्मू अब और भी अच्छे से डार्कनेस और बाकी चीजों को ऑब्जर्व कर सकता था। और अब जब चिन्मू अपनी गॉड आइज का इस्तेमाल करते हुए डार्कनेस में देखता है तो उसे वहां पे डार्कनेस के अंदर काफी सारे डिमोनिक स्कल दिखाई देने लगे थे, जिन्हें देखकर चिन्मू भी वहां पे घबराते हुए वापस अपने सभी ग्रैंड पास के पास आ गया था। जो देखकर गांव के मुखिया उससे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर अचानक से गांव के मुखिया वहां पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उनके फोरहेड के ऊपर उनका एम्प्रियो मार्क भी वहां पे एक्टिवेट हो गया था। जहां ऐसा होते ही उनकी बॉडी खुद ब खुद रीजनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते वो दोबारा वहां पे अपनी टांगों पे खड़े हो चुके थे। इवन उनकी डिवाइन हेमली सोर्ड जो कि चेन्स में बंधी हुई थी, वो भी खुद ब खुद डार्कनेस को चीरते हुए उनके हाथों में आ जाती है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि गांव के मुखिया के पीछे उनकी डिवाइन मास्टर सोल बॉडी भी एक्टिवेट
हो चुकी थी, जिससे निकलने वाली गोल्डन लाइट इतनी ज्यादा तेज थी कि वो गॉड के स्टैचूज को भी पीछे छोड़ा ही थी। और अपने गांव के मुखिया की ऐसी कमाल के पास को देखकर तो चिन्मू के साथ साथ सभी लोग वहाँ पे हैरान हो चुके थे। और अब जाकर उन्हें एहसास हो रहा था कि आखिर ये पर्सन ही हमारा मुखिया क्यों है। तभी गांव के मुखिया वहाँ पे अपनी मार्शल बॉडी के इस्तेमाल करते हुए उस डार्कनेस को वहाँ पे बीचों बीच चीर देते हैं, जिसके चलते अब वहाँ पे चिन्मू के लिए भी आगे बढ़ने का रास्ता बन गया था। और जैसे चिन्मू वहाँ पे डार्कनेस के अंदर अपना पहला कदम रखता है तो उसका जेट पैनेट भी वहाँ पे चमकना शुरू हो गया था। लेकिन चिन्मू वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करता हुआ अपने गांव के मुखिया के साथ चुपचाप वहाँ पे आगे बढ़ने लगा था। इसी बीच एक जायंट टीमर वहाँ पे जैसे उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो गांव के मुखिया वहाँ पे अपने मल्टीपल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट डीमन को एक ही झटके के साथ खत्म कर देते हैं। जो देखकर तो चिन्मू वहाँ पे एक बार फिर से हक्का बक्का रह गया था। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके गाँव के मुखिया कितने ज्यादा ताकतवर हैं, जो कि डार्कनेस के अंदर मौजूद डीमंस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। पर अभी चिन्मू वहाँ पे हैरान हो ही रहा था कि तभी गाँव के मुखिया वहाँ पे कॉल टून में उससे कहते हैं कि अगर हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो हमारे ऊपर इसी तरह से खतरा बना रहेगा। और ये कहकर वो अचानक से ही वहाँ पे चिन्मू को पकड़कर लाइट की स्पीड से वहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे चिन्मू को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। और जैसे जैसे वो दोनों वहाँ पे डार्कनेस की डीप में जाते जा रहे थे, चिन्मू को वहाँ पे काफी अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। वो ड्रैगन गुफा और उसी के साथ साथ वो गोडिस वाला एंशिएंट ट्रूएस जिसके अंदर एक बार गलती से चिन्मू फंस गया था। लेकिन गाँव के मुखिया उन सारी चीजों को पार करते हुए चिन्मू को लेकर वहाँ से काफी दूर आ जाते हैं, जहाँ पे चिन्मू को बड़े बड़े डिमोनिक स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। जो देखकर चिन्मू भी जल्दी से वहाँ पे अपनी गॉड आइज को एक्टिवेट कर लेता है। और ऐसा होते ही चिन्मू को वहाँ पे कुछ डिमोनिक फॉरबिडन फ्लैग्स दिखाई देते हैं, जिन्हें डीमंस की एक पूरी आर्मी लेकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। और उन डीमंस के रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी आ रहा था वो उससे कुचलते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, जिसके चलते वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक ब्लडी और भी फैल चुका था। और अभी चिन्मू वहाँ पे ये सब देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी अचानक से वो स्केलेटन्स भी वहाँ पे दोबारा जिंदा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि वहाँ पे जायंट डिमोनिक बॉडीज के साथ मिलकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। और वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही तेजी से एक दिशा की तरफ भागकर जाने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे उस तरफ कोई बहुत बड़ी जंग चल रही है। जो देखकर चिन्मू वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये सभी लोग तो डिमोनिक गॉड्स हैं। लेकिन गाँव के मुखिया वहाँ पे उसकी बात को टोकते हुए कहता है नहीं, ये सब बस उनकी डेड बॉडीज है, वो खुद तो रीइनकार्नेट होते हुए यहाँ से जा चुके हैं। और इस खतरनाक सीन के साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।